व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट यूनिट, मतलब मॉड्यूल के हिसाब से यूनिट 1 है, बट वैसे मैंने सारे के सारे आपको लॉ पढ़ा दिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, मेन डिफरेंस क्रिएटर होता है एक पास स्टूडेंट, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में। 30 नंबर का आता है, तो बहुत शानदार तरीके से समझना, बहुत शानदार तरीके से करना। 10 से 15 दिन इसको पूरा करने में लगेंगे। 15 नवंबर तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं और बढ़िया तरीके से समझाऊं, क्योंकि ये बीकॉम ऑनर्स में, बीबीए में, सीए में तो है ही है। काफ़ी सारे बच्चों को काम आएगा ये वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए रहने वाला है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेट्स बिगिन। अब बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वो हमेशा की तरह छोटी क्लास रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन रखेंगे। इस पूरे एक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एंड देन बीच में 2 दिन मुझे चाहिए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑनवर्ड्स मैं इसको आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा पूरी। 2 दिन के लिए मैं जयपुर जा रहा हूं, तो जितने हमारे स्टूडेंट्स जयपुर से हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे मिलके। वी हैव एन इवेंट इन जयपुर। मैं सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे शेयर कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो जितने भी बच्चे जयपुर से हैं आ जाना, सबको लेके आ जाना, मिलते हैं और कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे फेस टू फेस, राइट। तो चलो, क्या है बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले एक बात समझ लो कि इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो, कुछ भी सामान बेच रहे हो, हमेशा आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हो। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी लिए लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या क्या दिया है, आ जाओ। शुरू की चीजें एग्जाम के लिए बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, बट ठीक है, कुछ चीजें दी हुई हैं तो मैं आपको बस मेन चीजें मार्क करा रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे नहीं पूछा जाएगा ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है या कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, हमें यह समझना है कि ये कहां से शुरू हुआ। तो पहले क्या होता था, पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं होता था। तो कैसे डिसीजंस होते थे, हमारे जितने भी अलग अलग हिंदू लॉज में चीजें होती थी, जैसे वेदास होते थे, धर्मशास्त्र होते थे, स्मृतिज होती थी, श्रुतिज होती थी, तो हम उनको देख के कोई भी डिसीजन मेकिंग करते थे, राइट। लेकिन जब मौर्याज का पीरियड आया, मौर्याज एक टाइम हुआ है, यूपीएससी वगैरह की तैयारी अगर आप करोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे, हमने बहुत सारे पीरियड्स पढ़े हैं, गुप्ताज, मौर्याज, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह। मौर्याज के टाइम पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए बाइलेटरल ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में। बाइलेटरल ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन दोनों। बाइलेटरल होता है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, यूनिलेटरल होता है जिसमें 1 पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे कुछ फीस दो, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपनी टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हो, दिस इज अ बाइलेटरल ट्रांजैक्शन, दोनों तरीके से हो रहा है, राइट। तो बाइलेटरल ट्रांजैक्शंस में काफी सारी चीजें निकल के आई और कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद बच्चों, मुगल रूल में, ड्यूरिंग द मुगल रूल, कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे उसको हम गवर्न करते थे बाय मोहम्मदीन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर इसके बारे में कुछ बेसिक हिस्ट्री लिखी हुई है जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो हिंदू लॉ है ये डिफरेंट है इंग्लिश लॉ से, ठीक है। हिंदू लॉ इज एक्चुअली द कंपाइलेशन ऑफ न्यूमरस कस्टम्स एंड वर्क्स ऑफ स्मृतिकारास who interpret and analyzed Vedas to develop the various aspect of Hindu law। मतलब हमने हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे आसपास के जो आसपास ट्रांजैक्शंस चल रही है, हमारे आसपास जितनी डीलिंग्स हो रही हैं, जैसे लेन देन हो रहा है, उसके हिसाब से चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करी एंड उसी तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, माइनर, देखो माइनर कौन है, 18 साल से नीचे वाला, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ओल्ड मैन, हैंडीकैप्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकते, है ना। कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। ओल्ड मैन है, हैंडीकैप्ड है,
वो एंटर नहीं कर सकते एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। अकॉर्डिंग टू नारद स्मृति, समवन ऑफ द एज अप टू 8 ईयर इज कंसिडर्ड एज एन इन्फेंट। 8 साल वाले को इन्फेंट बोलते थे, 8 से 16 साल वाले को हम बॉयहुड बोलते हैं, और 16 साल के बाद हम लोग बोलते हैं कि वो एंटर कर सकता है। तो ये बच्चों हिंदू लॉ के हिसाब से बता रहा है, बट आज की डेट में तो 18 साल वाला टाइम पीरियड ही आपको याद रखना है। तो ये हिस्ट्री है बेसिकली, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, फिर ब्रिटिश पीरियड आ गए, है ना। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, इंग्लिश लॉ लग गया। अब इंग्लिश लॉ के हिसाब से और चीजें चलने लगी, तो धीरे धीरे इस तरीके से पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो डेवलप हुआ है। इसके अंदर सबने अपने थोड़े थोड़े एलिमेंट्स ऐड करे हैं, और एलिमेंट्स ऐड कर करके 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा डेवलप हो गया, ठीक है। आओ सर। यहां से हमारी मेन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये है हमारी मेन चीज। सबसे पहला सवाल जो उठता है बच्चों, वो उठता है कि सर नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हाट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट? ये बेटा जी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए आप तो समझो आपके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान है, यहीं से शुरुआत होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या दिया है, देखो, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H। लर्न करना है, सेक्शन याद रखना है बच्चों। जो बीकॉम ऑनर्स बीबीए वाले हैं, सेक्शन लिख के आना, देखना क्या शानदार नंबर मिलेंगे। 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो सबसे पहले एक एग्रीमेंट है एंड ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। अब सर कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले 2 टर्म्स और आ गई, एग्रीमेंट क्या है और एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या है। तो बच्चों कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब सबसे पहले 2 लोग एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस का क्या मतलब है कि सबसे पहले 2 लोग एग्री करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेके। अब एग्री करने का क्या मतलब है, एग्री करने का मतलब है बच्चों सबसे पहले एक प्रॉमिस होना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चिंटू मेरे पास आया कि सर मैं आपके घर आके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहता हूं, क्या आप मुझे पढ़ा दोगे? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा दूंगा, मैं इतनी फीस लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मैं 10,000 रुपए लूंगा। चिंटू ने बोला ओके आई एग्री, आई विल गिव यू 10,000, यू विल टीच मी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई सेड ओके। तो देखो दोनों पार्टीज, मैं और चिंटू 2 पार्टीज हो गए, एग्रीड, हमने दोनों ने एग्री करा सेम थिंग पे कि ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, वो मुझे 10,000 देगा, सेम सेंस में। ये एक प्रॉमिस हो गया मेरी तरफ से चिंटू को, चिंटू की तरफ से मेरे को। तो हमने एग्री कर लिया। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, कहीं ऐसा नहीं है कि रिटन में ही होना चाहिए। भाई ओरली एग्री कर लिया तो कर लिया। तो सबसे पहले ये जो हुआ हमारे बीच में, जो प्रॉमिस हुआ, ठीक है, इसी को हमने क्या बोल दिया, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में 2 चीजें हो जाती हैं, ऑफर आ जाता है और फिर एक्सेप्टेंस भी आ जाता है कि सामने से एक ऑफर आया कि आप क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा हाँ भाई पढ़ाऊंगा, मैंने हाँ बोला, बट क्या आप मेरे को 10,000 रुपए दोगे? उसने हाँ बोला। ऑफर एक्सेप्टेंस, राइट, दोनों मिला दूंगा, एग्रीमेंट बन जाएगा हमारे पास सीधा सीधा। अब ये जो एग्रीमेंट है, अगर मैं फुलफिल नहीं करता, अगर मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता, मैंने 10,000 ले लिए और मैं वहां से गायब हो गया, मैं 10,000 लेके गोवा चला गया पार्टी करने के लिए, तो चिंटू मुझे ढूंढेगा। अब क्या चिंटू मेरे ऊपर केस कर सकता है? क्या यहां पे एक लीगल रिलेशन था? क्या यहां पे एक इंटेंशन था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल सर, वो आपके ऊपर केस कर सकता है। यानी कि ये वाला एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है लॉ में। इसका मतलब लीगली भी मैं बाउंड हूं, आई एम लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो मेरे ऊपर केस हो सकता है, यानी एनफोर्सिएबल है। लॉ बोलता है मानना पड़ेगा। सर ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते? बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिंटू अब बड़ा हो गया है और चिंटू की शादी भी हो गई है, उसका एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है मिंटू। चिंटू ने अपने छोटे बच्चे का नाम रखा मिंटू।
अब मिंटू आ गया 10th क्लास में, ध्यान से समझना, चिंटू की शादीशुदी हो गई, बच्चे हो गए, मिंटू आ गया 10th क्लास में, और चिंटू ने मिंटू को बोला कि भाई ऐसा है मिंटू, अगर तूने 10th में टॉप करा तो मैं तुझे एक नई बाइक लेके दूंगा, बहुत शानदार स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक कौन कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में जो तो आपकी फेवरेट है वो लिखना, मुझे बताना कौन सी लेना चाहोगे। तो मिंटू को बोला कि मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा अगर तूने 10th में टॉप कर दिया, ठीक है। मिंटू ने सच में टॉप कर दिया, मिंटू तो सीरियस ले गया भाई बात को, मिंटू ने कर दिया टॉप, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया। मिंटू गया चिंटू के पास, अरे पापा, पिताजी, बाइक कहाँ है मेरी, मैंने टॉप कर दिया। चिंटू ने कहा यार अब तेरे को बाइक कैसे लेके दूं, मैं नहीं लेके दे रहा। यानी चिंटू ने जो वादा किया था वो नहीं निभाया, है ना भाई, वादा किया था, प्रॉमिस हुआ था वहां पे भी, है ना। इसने इसको ऑफर किया था कि ठीक है मैं तेरे को बाइक लेके दूंगा लेकिन तुझे टॉप करना पड़ेगा। मिंटू ने बोला ओके एक्सेप्टेड, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, राइट, उसने टॉप भी कर दिया, उसने अपनी तरफ से परफॉर्म कर दिया, ये मुकर गया। अब क्या मिंटू इसके ऊपर केस कर देगा क्या, क्या अपने पिताजी के ऊपर कोर्ट में केस कर देगा क्या? द आंसर इज नो भाई, कोई लीगल रिलेशनशिप यहां पे, हम इंटेंशन ही नहीं था कि हम एक दूसरे को केस करेंगे, राइट, यहां कोई इंटेंशन ही नहीं था। अब सपोज मिंटू ने पहले बाइक ले ली, बोला टॉप बाद में करूंगा, टॉप किया नहीं, तो क्या चिंटू उसके ऊपर केस कर देगा क्या? नहीं भाई नहीं। तो यहां पे कोई इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप बनाने का, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल रिलेशन बन रहा है, और नॉन फुलफिलमेंट, अगर कोई भी पार्टी फुलफिल नहीं करती अपनी कही हुई चीज तो हम केस कर दें, इसको एनफोर्सेबिलिटी बोलते हैं, समझे? ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, सबसे पहले एग्रीमेंट एंड देन एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब सर एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट का जो सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज ई 2E दिया हुआ है, ऑफ द एक्ट डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस, हर वादा या सेट ऑफ प्रोमिसेस, भाई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कंसीडरेशन का मतलब बदले में, एक के बदले में दूसरे ने कुछ प्रॉमिस करा, एक के बदले में दूसरे ने कुछ प्रॉमिस करा, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, इसी को हम लोग एग्रीमेंट बोल देते हैं। यानी ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, आप सामने वाले के लिए कुछ चीज को एग्री कर रहे हो, सामने वाला आपके लिए कुछ चीज को एग्री कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि प्रॉमिस क्या होता है। अब सर ये प्रॉमिस क्या है? यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है प्रॉमिस, तो देखो लिखा हुआ है सेक्शन 2B डिफाइंस प्रॉमिस एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, एक ने प्रपोजल करा यानी ऑफर रखा, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब जिसको प्रपोजल रखा, सामने वाले ने कहा ठीक है आई विल परफॉर्म दिस फॉर यू, एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। और एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, जब एक दूसरे को आप कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करते हो, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन के लिए एग्री कर जाते हो, तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। सीधी सीधी सी बात हो गई ना। तो सर ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते? डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक जैसे चिंटू और मिंटू का, यानी घर के एग्रीमेंट्स हो गए। सोशल एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट्स का मतलब सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज हुई, कोई इस तरीके का एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट्स हो गए, सही है। तो डोमेस्टिक हो गए, सोशल हो गए, इस तरीके के एग्रीमेंट्स हमारे पास एनफोर्सेबल नहीं होते। मतलब लेन देन यहाँ पे कुछ है नहीं, एज इफ यहाँ पे कोई लीगल, अल्टीमेटली लीगल रिलेशनशिप बिल्ड करने का पर्पस नहीं था। तो सर कौन से एनफोर्सेबल होते हैं बच्चों? एनफोर्सेबल होते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स। कमर्शियल एग्रीमेंट्स का मतलब होता है जिसमें बिजनेस की बात होती है, व्यापार की बात होती है, जिसके अंदर पैसे का लेन देन है, बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज है। ठीक है, आओ सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? काफी कुछ लिखा है, चलो आगे क्या लिखा हुआ है अब देखो जरा। द फॉलोइंग पॉइंट्स एमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। एक इंसान को जिसको प्रपोजल रखा गया है, उसने एग्री करा प्रपोजल को लेके, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। जैसे एक्सेप्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। Thus we say that an agreement is the result of proposal made by one party to the other party and that other party gives acceptance, of course for mutual consideration। तो एग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, सही है।
तो बच्चों जी प्रॉमिस कब बन जाता है? जब ये दोनों हों। कंसिडरेशन इसमें और जोड़ दो। कंसिडरेशन का मतलब बदले में कुछ ना कुछ लेन देन तो होना चाहिए ना भाई। चिंटू ने मुझे बोला आप मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओगे? ऑफर। मैंने कहा हाँ पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए 10,000 रुपए। क्या आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओगे? प्रपोजल। आई सेड यस पढ़ा दूंगा, एक्सेप्टेंस, पर मुझे चाहिए 10,000 रुपए कंसिडरेशन। क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब क्या यहाँ पे दिस इज नॉट अ डोमेस्टिक, यहाँ पे कोई डोमेस्टिक घर की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी समाज के लिए नहीं है, यहाँ पे तो कॉमर्शियल पर्पस से, भाई मेरा काम है वो, मेरी वहीं से रोटी चलती है, तो यहाँ पे तो स्यू कर सकता है ना चिंटू मुझे अगर मैं भाग गया तो यहाँ पे बिजनेस की बात हुई है बच्चों, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब एनफोर्सेबिलिटी की बात कर रहा है। एनफोर्सेबिलिटी में बोल रहा है एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब कि हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ ठीक है हम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे। परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बच्चों। आई होप आपको एग्रीमेंट समझा होगा, आपको प्रॉमिस समझा होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी समझा होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल। ए एग्री विद बी टू सेल कार फॉर ₹2 लाख टू बी। ए ने बोला भैया मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा 2 लाख रुपए में। तो देखो एक ने ऑफर करा, एक ने एक्सेप्ट करा, कंसिडरेशन भी है, 2 लाख रुपए भी है। हेयर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी। ए को गाड़ी देनी है, बी हैज द राइट टू रिसीव द कार, उसको गाड़ी मिलेगी 2 लाख रुपए पे करके, और बी को ऑब्लिगेशन है कि उसको 2 लाख रुपए पे करने हैं ए को 2 लाख रुपए मिलेंगे। सीधी सीधी सी बात। ठीक है, अब यहां देखो जरा क्या लिखा हुआ है। फादर प्रॉमिस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ। पापा ने बोला बेटा 500 रुपए हर महीने दूंगा, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। बाद में मना कर दिया। सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बच्चा अपने पिताजी के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाएगा भाई, कोई लीगल रिलेशन थोड़ी ना था, कोई बिजनेस थोड़ी ना हो रहा था, वो तो आपसी प्यार की बात है यार, कोई बात ही नहीं है। तो ये है एक बच्चों कैसा सोशल एग्रीमेंट है। दिस इज नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लो जी, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। So law of contract deals with only such obligations which has resulted from agreements, और agreements के साथ साथ contractual nature भी होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। obligation to maintain wife and children, these are status obligations so out of the scope of the contract act। अब अपने बच्चों को, अपनी वाइफ का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अब नहीं रखेंगे तो केस थोड़ी ना होगा यार, ये क्या बात है। ठीक है जी, इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब बच्चों हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है, बस आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में। मेनली यहां तक आज अच्छे से एक बार देख लो सारी चीजें, फिर मुझे भी 1-2 दिन का काम है, बस मैं कंप्लीट करके फिर लाइन लगा दूंगा तुम्हारे पास वीडियोस की। ब्रेक्स ही बंद कर देंगे, डेली पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि खत्म करना है इसको 15-16 तारीख तक। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट क्या है भैया जी। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन। प्रॉमिस होना चाहिए। अब प्रॉमिस क्या है? ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, एक्सेप्टेंस के साथ साथ कंसीडरेशन भी हो, तब एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, और एग्रीमेंट में अगर एनफोर्सेबिलिटी जोड़ दूं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, स्कोप ये वाइड है बच्चों और ये नैरो है। सर ये छोटा कैसे हो गया? कॉन्ट्रैक्ट छोटा कैसे हो गया? कॉन्ट्रैक्ट छोटा इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि यहां पे लीगल और सोशल दोनों चीजें आ जाती हैं, और वहां पे क्या है? सिर्फ लीगल। यानी एग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना बच्चों, एग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे पहले एग्रीमेंट हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, है ना। जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, भाई सो समाज के लिए, डोमेस्टिक घर के लिए कुछ चीजें करिए, एग्रीमेंट तो ये भी है। कॉमर्शियल एग्रीमेंट ये भी एग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा कॉन्सेप्ट है। ये नीचे लिखा हुआ है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट है।
ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन बेटा यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होता है, ठीक हो गया। तो ये मेन डिफरेंस होता है बच्चों जी एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में। आई एम वेरी 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 मच होपफुल कि आप लोगों को एग्रीमेंट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, यहां से मैं चीजें शुरू करूंगा। तब तक खूब अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन दे लो, पिछले वाले लॉज भी बैठ के एक बार रिवाइज कर लो। आपके पास वेडनेसडे थर्सडे का टाइम है, एक बार अच्छे तरीके से बैठ के सारे एलएलपी हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, इतने सारे एक्ट्स पढ़ाए हैं, सारे के सारे एक बार बैठ के रिवीजन ले लो, सब एक बार याद करने की कोशिश कर लो। नवंबर आ गया है, अकाउंट्सी को भी खींच लो, मैथ्स भी जिसका रह गया है खींच लो। नवंबर में बहुत मेहनत करने वाले हैं बच्चों, मेरे लिए बहुत हार्ड वर्किंग है ये मंथ, क्योंकि मुझे 11th का 12th का तुम लोग का बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो फॉर मी दिस इज वेरी हेक्टिक, ना सोने का टाइम है ना खाना खाने का टाइम है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं बेस्ट पॉसिबल वे में जो भी बच्चों के लिए बना सकूँ बनाऊँ, राइट। तो मेहनत मुझे भी करनी है, मैं करूंगा, मेहनत आपको भी करनी है और अटेम्प्ट निकालना है बेटा जी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत जल्दी समाप्त करूंगा और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट। सी या, बाय बाय।